Hey everyone, welcome back to another episode of the Redridge Classes. This is Engineer Sachin Raj और guys आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा मुस्कुराते हुए, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गाइज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज, दोनों को क्योंकि एमपीटी लिखते हैं, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आप लोग को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरा लिखें। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ओके। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिमित्री मेंडलीव पूरा साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेबल में अरेंज किया एलिमेंट्स को। अब पहले तो हम लोग को पढ़ा हुआ है कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 56। तो 56 एलिमेंट्स डिस्कवर करने के साथ साथ उसने ये कह दिया था कि दुनिया में 56 एलिमेंट ही हैं, 56 से ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, फ्यूचर में नहीं आएंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि और भी एलिमेंट्स मेंडलीव ने अपने टेबल में अरेंज कर दिए, यानी कि कहीं ना कहीं और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो इसने क्या किया, इसने अपने टेबल में 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज। अब लोगों ने पूछा कि भैया आपने किस लॉजिक पे इनको अरेंज किया, क्योंकि जब भी हम किसी को अरेंज करते हैं, मैं मान लो कि स्कूल में भी अगर बच्चों को क्लास में डिवाइड करता हूँ कि क्लास 5th में जा रहा है, क्लास 7th में जा रहा है, तो सामने वाले को पता रहता है कि हाँ इसको मैंने क्लास 5th में क्यों रखा है, क्लास 10th में मैंने इसको क्यों रखा है, क्लास 8th में ये कैसे आया, क्योंकि उसके पास जाहिर सी बात है 7th तक की नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत होगी ना। अगर वो लॉकडाउन का भी पढ़ा होगा तो भी उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर वो कोई बच्चा 10th में, तो हमें पता है कि हाँ इसको कार्बन अभी तक तो पता होगा, क्योंकि अब अगले महीने पेपर है बोर्ड के, तो उसको जरूर कार्बन इसमें सुना तो होगा। लेकिन अगर वही नर्सरी के बच्चे से पूछो कि बताओ कार्बन का सिंबल क्या है, या 1 के बच्चे से पूछो या 4th के बच्चे से पूछो, तो कार्बन स्टेट कार्बन क्या होता है पहले, तो जाहिर सी बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज जो किसी के पास है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर जब 63 एलिमेंट्स थे, इनकी अरेंजमेंट की जब बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो 63 एलिमेंट्स थे उनको कैसे अरेंज किया गया, उसने बताया कि मैंने जिन बेसिक प्रिंसिपल पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, वो बेसिक प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बेसिक प्रिंसिपल जो है, दिस इज नन अदर देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब ये हम लोग क्लास में आई थिंक 5वीं बार पढ़ रहे होंगे ये चैप्टर। नोट्स तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। बाकी वीडियो पहले भी मिल जाएगी इस चैप्टर की, मैंने वीडियोस एक बार और डाला हुआ है, ठीक है, दूसरे वाले चैनल में, और यहाँ तो खैर मिल ही जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंट्स जो है उनको उनकी मास के बढ़ते क्रम में हमने अरेंज किया था। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, टेबल मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। इसमें क्या किया था, चलो टेबल को पढ़ने से पहले एक चीज और, कैसे बंद होता है, क्या हो गया इसको, हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, पहली बार किसी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्लासिफाई किया गया था। अब ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ग्रुप्स जो होते हैं ये होते हैं टॉप टू बॉटम। ग्रुप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। जैसे अगर मैं टेबल बनाता हूँ, आप लोगों ने अगर एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल देखा होगा शीट, तो उसमें देखे होंगे कुछ ऐसे लाइंस खींचे होते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइंस होते हैं इनको हम, जो वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो यहाँ पे मान लो ये वाला हमारा हो गया ग्रुप्स, तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ऐसे करते करते कहाँ तक है, 8 ग्रुप तक है। अंडरस्टूड एवरीवन? So 8 groups are the vertical columns. For the first time in the history of the arrangement of elements, the concept of groups and periods were introduced by Mendeleev. No other scientist did introduce this before. Getting it? Now, what are periods? Periods are nothing but the horizontal lines or horizontal rows, which is from left to right. If we move from left side to right side, ठीक है, this is left side, this is right side. I'm moving from left to right. So this is how. ऐसे काउंट मत करना, हार्ट को जैसे करते हैं ना, लेफ्ट आर्टरी उसमें रिवर्स हो जाता है, इसमें नहीं करना, इसमें लेफ्ट और राइट, ठीक है। हार्ट में हमें खड़ा होकर देखना पड़ता है कि हाँ लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पीरियड 1 2
3 और ऐसे कितने पीरियड्स थे टोटल इसमें 6, यानी कि इसके अंदर 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे। कोई डाउट किसी को? पक्का? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए थे। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल जो था अरेंजमेंट का वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हाँ जो एलिमेंट्स थे उसके अंदर 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स थे। इसके अलावा इसमें इसका जो फोर्थ पॉइंट है इसमें हम बोल सकते हैं कि इसके टेबल से जो फाइंडिंग ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स वेर इजी, फाइंडिंग ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स वेर इजी, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसके ऑक्साइड को और उसके हाइड्राइड को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इजी था। तो कोई भी एलिमेंट के अगर हमें ऑक्साइड्स को फाइंड करना है या हाइड्राइड्स को फाइंड करना है तो वो हमारे लिए आसान था। कैसे होता है ये चीज मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसने क्या किया था, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था was not suitable, हाइड्रोजन was not suitable, मतलब इसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी मेटालिक नेचर वगैरह भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद से हम क्या कह सकते हैं, इसके टेबल में although he arranged the elements, although he arranged the elements in increasing order of atomic mass, some elements with higher mass were kept before the lower one। यानी कि इसने क्या बोला कि जो एटम्स हैं उनके मासेस जैसे से बढ़ेंगे वो नेक्स्ट आते जाएंगे, नेक्स्ट आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेबल आपको ड्रॉ कर बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट है। फर्स्ट वाला का फॉर्मूला है आपका R2O RH RO RH2 R2O3 RH3, ऐसे ही 8 वाले में सिर्फ RO4। यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट में, उसके नीचे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, और यहाँ पर क्या है RO2 RH4, और यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर फोर्थ वाले में आएगा, मान लो फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया ना। तो यहाँ पर लिथियम, इसके बाद से सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मासेस भी लिखे हुए हैं टेबल में, अगर आप देखेंगे तो 1.008, लिथियम का 6.939, बेरिलियम इज 9.012, 10.8, 12 पॉइंट समथिंग, 14, 15, ऐसे यहाँ पर हम लोग जाएंगे जब फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में यहाँ पर 3 है, FeCO9। तो Fe का छोड़ दो, CO का जो है यहाँ पे ये है 58.9 और इसका जो है 58.7, 58.9 और 58.7। ऐसे ही अगर हम एक और कंपेयर करें तो इसी लाइन में हमारे पास फिफ्थ वाले में है। अगर फिफ्थ ग्रुप में देखोगे तो फिफ्थ ग्रुप मान लो यहाँ है, सिक्स्थ यहाँ है। तो फिफ्थ ग्रुप में एक है हमारे पास वेनेडियम और सिक्स्थ ग्रुप में हमारे पास है क्रोमियम। तो वेनेडियम का जो है ये 50.9 है और इसका क्रोमियम का जो है 50.2 है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, ऑल्दो इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को कि जैसे जैसे मास बढ़ेंगे 6, 9, 10, 12 एलिमेंट्स बाद में आएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट थे जिनके मास कम थे। यहाँ 50.9 है और ये 50.2 है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हमें बढ़ते क्रम में जाना है। यहाँ तो हमारा दिख रहा है घट रहा है, 50.9 से कितना हो गया 50.2। वैसे ही अगर 8th ग्रुप में देखें तो 58.9 कॉपर का है, 58.7 निकेल का है। तो कुछ जगहों पर इसके जो बेसिक प्रिंसिपल थी वही फेल हो गई। इसने अरेंज किया था बढ़ते क्रम में कि मास बढ़ेगा, एलिमेंट बाद में आएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट के मास कम होने के बावजूद भी इसने क्या कर दिया था, बाद में रख दिया था। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये तो गलती है आपकी, तो इसने क्या कर दिया, ही चैलेंज्ड एटॉमिक मास। बोला कि आपने जिस आधार पर एटॉमिक मास निकाले हैं एलिमेंट्स के वही गलत है। मास को ही चैलेंज कर दिया
कि तुमने किस बेसिस पे मास निकाल लिया, और एक्चुअली में उस समय जो मास निकालने का जो प्रोसेस भी था वो भी उतना वेल एक्सप्लेन्ड नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ वो मास वाला कॉन्सेप्ट सही था। मेंडली भैया हमारे बेचारे थोड़े दुखी हो गए होंगे, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो था ये क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है ना समझ में? अब यहाँ पर एक तो ये सब इसके दो डिमेरिट, एक हमारे हाइड्रोजन का पोजीशन सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम के वैलेंसी देखो 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच कर रही है, लेकिन ये सब मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो इसकी जो एग्जैक्ट पूरी प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं कर पा रही है। उधर रख रहे हैं तो उधर वाले से मैच नहीं कर पा रही है, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसकी एक्सप्लेन नहीं हो पाई, इसकी अच्छे से सुटेबल इस पे नहीं हो पाया, और ये आज भी हमारे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में उसकी पोजीशन जो है अच्छे से सुटेबल नहीं हो पाया। ये हमारे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया सबको। अब इसने सबसे बड़ा चीज क्या कर दिया, फायदे वाला काम, ही लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल, और इसने ये कह दिया क्या कि फ्यूचर में more elements will be discovered, in future more elements will be discovered। इससे ये पता लग गया। अब तो न्यूलैंड क्या कहा था कि 56 होते हैं, 56 ज्यादा होंगे नहीं, और जब 56 ज्यादा होंगे नहीं तो बाकी होगा, तो बेचारों का दिल टूट गया था। अब यहाँ पर इसने उम्मीद दे दी कि ना, मैंने तो 63 अरेंज किए हैं, साथ में मैंने गैप छोड़ दिया है कि भविष्य में और भी एलिमेंट, आज 118 हम लोग अरेंज किए हुए हैं फॉरेन प्रेडिक्टेबल में, तो इससे क्लू मिल गया कि अच्छा अभी और भी एलिमेंट्स बाकी हैं जो हम लोग जाकर के यहाँ पर अरेंज करेंगे। आगे सबको बात समझ? अब यहाँ पर एक चीज और इसने कर दिया था एड ऑन में, ही नेम्ड सम एलिमेंट्स बाय पुटिंग इक्का बिफोर द अदर सिमिलर एलिमेंट। मतलब इसने क्या बोला कि देखो भैया कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, जो XYZ एलिमेंट से सिमिलर होंगे। अब उन एलिमेंट्स का मुझे चूंकि अभी पता है नहीं, जैसे कि मुझे पता है कि हाँ इस क्लास में एक बच्चा और ऐसा आएगा जो बिल्कुल अवनीत के जैसा होगा, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता है अभी, बट आएगा ये पता है, तो मैंने क्या कर दिया, उसका भविष्यवाणी में नाम रख दिया इक्का अवनीत। आ रही बात समझ में? अब तुम्हें पता है कि हाँ सचिन सर के जैसा एकदम डिट्टो कोई ना कोई टीचर आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं पता है, तो तुम क्या बोलते हो, सचिन सर जैसे हैं, सचिन सर जैसे आएंगे तो इक्का सचिन। तो यहां पर भी क्या कर दिया कि जो भी एलिमेंट्स इसको पता थे उस टाइम, उसके सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाने वाले कुछ एलिमेंट्स के लिए जो इसने जगह छोड़ा था, उसने क्या कर दिया, उसके आगे नाम लगा दिया। क्यों नाम लगा दिया? क्योंकि आलसी था, बलसी, तो बी आलसी। अब ये SC गागे, सुप्रीम कोर्ट में गागे, तो यहां लगा देंगे इक्का बोरोन स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, और इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम। सिंबल्स याद है ना सबको? B फॉर बोरोन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Si as in सिलिकॉन, Sc फॉर स्कैंडियम, Ga फॉर गैलियम, Ge फॉर। These names were not known then, however it was later known। बाद में पता चला, लेकिन हाँ ये चीज पता लगा कि इनके सिमिलरिटी था। आज सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सेम है, एल्यूमिनियम गैलियम की सेम है, बोरोन स्कैंडियम की ऑलमोस्ट सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो क्या थी ये मैच कर रही। ये चीज डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इसने भविष्यवाणी कर दिया था कि कुछ एलिमेंट आएंगे जो बिल्कुल ऐसे होंगे, तो ये भी फायदा हुआ। तो ये 3 एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है कि इक्का एल्यूमिनियम क्या था, इक्का बोरोन। 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया, सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। फोर्थ नहीं आया होगा, फिफ्थ आ गया, हाइड्रोजन का पोजीशन। फिफ्थ अरेंजमेंट में फ्लॉप हो गया था। सिक्स्थ एटॉमिक मास को चैलेंज कर दिया था। सेवेंथ गैप्स छोड़ दिए थे टेबल के अंदर। एट इक्का लगा करके कुछ एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया था। अब ये वाला पॉइंट समझता है कि ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे निकालना है किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो कि यहां से किसी एलिमेंट का निकालना है, सपोज बेरिलियम का,
ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ है RO और RH2। त्रिशा, RO और RH2। तो अगर बेरिलियम का ऑक्साइड निकालना है तो R के बदले वो एलिमेंट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है Be है तो मैं यहाँ पर ऑक्साइड लगा दूंगा BeO और हाइड्राइड लगा दूंगा BeH2। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर इसका निकालना है C का तो इसके ऊपर फॉर्मूला RO2 है तो R की जगह C लगा देंगे तो CO2 और H लगा देंगे तो CH4। क्लियर? ऐसे ही अगर अपन को K का निकालना तो क्या होगा त्रिशा बताएगी? K2O और KH। वेरी गुड, K2O और KH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल आपको देगा। टेबल कैसे दे देगा? कुछ ऐसा टेबल देगा एग्जाम में। हॉट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कुछ टेबल इस तरीके का दे देगा। यहाँ पर दे देगा R2O3 RH R2O RH2, ठीक है, और यहाँ X दे देगा, Y दे देगा। बोलेगा फाइंड द ऑक्साइड ऑफ Y, तो आपको क्या बताना है? Y2O। फाइंड द हाइड्राइड ऑफ Y, YH2। फाइंड द ऑक्साइड ऑफ X, तो X2O3 XH या A दे देगा। फिर बोल सकता है कि गेस द एलिमेंट विच A कैन बी, तो कौन से ऐसा एलिमेंट है जिसका 2O3 है? A R2O3। कोई ऐसा बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3। अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे करना, इस 2 को इधर ले जाना, RO यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 को यहाँ लगा दो, R के ऊपर वैलेंसी 3, O के ऊपर वैलेंसी 2, तो ऑक्सीजन का सही है वैलेंसी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 3 है? एल्यूमिनियम। और बोरोन 2 और 3, लास्ट में 3 है, 2883। 2883 तो ऐसा होता नहीं है, 2892 हो जाता है उसका, तो जैसे मतलब लास्ट में 3 आएंगे। आया सबको समझ में? एल्यूमिनियम में सिमिलर कौन है? गैलियम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करना। चलो ये तो पूछेगा नहीं प्रेडिक्ट वाला, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताने लाइक होना चाहिए कंडीशन कि हाँ सर ऐसा आएगा क्वेश्चन, तो बनाते हैं, बन जाएगा पक्का। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आई थिंक इसके अलावा और हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी हम बुक रीड कर लेंगे तो आई थिंक हमारा सारा का सारा पॉइंट कवर हो चुका है। ठीक, दैट्स इट। लिमिटेशंस भी मैंने बता दिया आपको, रीड करोगे बुक। इसके बाद हमारे आता है टॉपिक मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, यानी कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चाउस, चाउस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्लास में? 4-5 बार पढ़ाया हूँ मैं, पहले ही बताया हूँ। चाउस, CHAOS। चाउस का मतलब है उलझन। हाँ, बहुत सारी लोग आए, अलग अलग टेबल दे रहे हैं, अलग अलग वो चीज दे रहे हैं, लेकिन किसी में कोई कमी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, अरेंजमेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रहा था। तो इतनी उलझन से एक टेबल प्रॉपरली हेनरी मोसले ने डिजाइन किया। तो मेकिंग आउट ऑफ चाउस, उलझन से हट करके एक टेबल डिजाइन किया गया, और उसी को हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक जो टेबल हमने पढ़ा ये पास्ट में पढ़ते थे, लेकिन अब जो टेबल हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो गाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनको आज पढ़ा दूंगा, लेकिन वीडियोस में मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और दिन आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड। बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।